हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज हमारी क्लास में। तो जो हमने सीरीज शुरू कर रखी है शॉर्ट क्वेश्चंस के माध्यम से इतिहास के तथ्यों को याद करने की, क्वेश्चंस को याद करने की, तो उसमें जो है आज हमारी तीसरी क्लास है। पीछे 2 क्लास ऑलरेडी हमने कर ली है, तो आप ये क्लास देखने से पहले उनको ज़रूर विजिट कर लें, उनको ज़रूर देख लें। तो आज की क्लास में भी हम ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है कि बेराट शिलालेख पर संक्षिप्त टिप्पणी, कि जो बेराट शिलालेख है उस पर हमें टिप्पणी लिखनी है। तो चट्टान अभिलेख का पता, मतलब इस जो बेराट शिलालेख है इसका पता किसने लगाया? मिस्टर कार्लाइल ने। कब लगाया? 1871-72 में। तो ये जो बेराट जगह है ये जयपुर से 42 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। और यह जो अभिलेख बोल दो या फिर शिलालेख बोल दो, यह अशोक के बौद्ध होने का सबसे सबल, मतलब सबसे पक्का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था या अशोक बौद्ध धर्म को फॉलो करता था। इसका सबसे सबल या पक्का प्रमाण, मतलब सबसे अच्छा प्रमाण कौन है? तो कौन सा अभिलेख है? वो बेराट शिलालेख। इसमें अशोक जो है स्पष्टतः बुद्ध धम्म एवं संघ का अभिवादन करता है कि इस अभिलेख पर जो है, इस अभिलेख में लिखा गया है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, वह बुद्ध को मानता था और उसने धम्म के नैतिक नियम दिए थे, और उसने जो है बुद्ध संगीति का भी आयोजन करवाया था और संघ का निर्माण भी उसने किया था। तो इन सभी बातों का डिटेल में वर्णन इस बेराट शिलालेख के ऊपर लिखा गया है। और जो यह शिलालेख है ये किस लिपि में है? ये ब्राह्मी लिपि में है। यह खुदा हुआ खंड जो है 17 फीट ऊंचा है। मतलब टोटल ये शिलालेख जो है जमीन के ऊपर 17 फीट ऊंचा है और पूर्व से पश्चिम तक यह 24 फीट लंबा है। उत्तर से दक्षिण यह 15 फीट है। मोस्टली ये लंबाई वगैरह तो कम ही पूछता है, लेकिन जो पूछता है वो मैं आपको बता रही हूँ कि बेराट शिलालेख का पता किसने लगाया? मिस्टर कार्लाइल ने। कब? 1871-72 में। और बेराट ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर से थोड़ी सी दूर 12 मील दूरी पर स्थित है। और अशोक के बौद्ध होने का सबसे सबल या पक्का प्रमाण कौन सा शिलालेख है, अभिलेख देता है? तो वो है बेराट शिलालेख। जिसमें ये बुद्ध धम्म का संवादन करता है। और इसकी लिपि भी पूछ सकता आपसे कि बेराट शिलालेख की लिपि कौन सी है? तो इसकी लिपि है ब्राह्मी। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन बेराट शिलालेख से। इस क्वेश्चन, छोटे से क्वेश्चन में जो हमने 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिए हैं, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन के माध्यम से बता भी दिया कि कौन कौन से फैक्ट जो है ज़्यादा पूछता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। दूसरा है हमारा पेरिप्लस। पेरिप्लस क्या है? एक पुस्तक है। यह क्या है? इसके बारे में हमें पढ़ना। इस पर मैंने जो है शॉर्ट वीडियो, मतलब जो हमारे शॉर्ट्स होते हैं क्लास के, उसमें भी बताया है, आप वो भी देख लीजिएगा और ये भी देख लीजिए कि इसको एक अज्ञात लेखक ने लिखा था जो कि ग्रीक या यूनानी था। ठीक है, उसका पता नहीं है, उसका नाम कहीं पर भी मेंशन नहीं कि इस पुस्तक को किसने लिखा था। ये पेरिप्लस, इस पुस्तक का पूरा नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। ओके, पूछ सकता है आप पूरा नाम भी, क्योंकि 3-4 नाम दे देगा अलग अलग, जिसमें कहीं पर कुछ मिस्टेक, कहीं पर कुछ मिस्टेक, लेकिन आपको याद रखना है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। प्राचीन भारत के समुद्रिक व्यापार की जानकारी के लिए एक अत्यंत मूल्यवान ग्रंथ है, पुस्तक है, कि जो समुद्र के माध्यम से जो व्यापार होता था उसकी जानकारी के लिए जो एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसमें पूरी तरह से अच्छे तरीके से वर्णन दिया गया है समुद्रिक व्यापार का। इस पुस्तक की रचना 80 ईस्वी से 115 ईस्वी के बीच में हुई है, कि 80 सन से लेकर 115 सन तक जो है इसकी रचना हुई है। मतलब प्रथम शताब्दी एवं दूसरी शताब्दी, आप इसको प्रथम और द्वितीय दोनों बता सकते हैं। ठीक है, प्रथम एवं द्वितीय शताब्दी के बीच में अगर सन दिया हो तो आप ये 80 से 115 याद कर लेना। अगर शताब्दी पूछे तो प्रथम एवं द्वितीय शताब्दी में जो है इसकी रचना हुई। इस ग्रंथ में भारत की जो बंदरगाहें थी, व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन मिलता है कि किन वस्तुओं का व्यापार होता था और भारत की कौन कौन सी प्रसिद्ध बंदरगाहें थीं। पेरिप्लस का जो लेखक था उसने 80 ईस्वी के लगभग हिंद महासागर और भारतीय समुद्र तट की यात्रा की, कि जिस
लेखक ने इस पुस्तक को लिखा है उसने हिंद महासागर की यात्रा की और भारत के जो समुद्री तट है जहाँ से व्यापार होता था उन सभी की यात्रा की और उन यात्राओं के माध्यम से कंक्लूजन निकालकर जो अपनी पुस्तक में उन चीज़ों को उन्होंने वर्णन किया है। उसने जो है बंदरगाहों से और आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का विवरण दिया है। यह ग्रंथ जो है अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, मतलब ये जो पुस्तक है ये ज्यों की त्यों एज इट इज़ नहीं है, मतलब इसके जो पेजेस थे वो गुम हो गए, ये फटी पुरानी अवस्था में जो है मिली है। जो यूनानी लेखक है टोलमी, उन्होंने अपने ग्रंथ भूगोल में जो है इसका वर्णन दिया है, मतलब उन्होंने कहीं से इस पुस्तक के बारे में जानकारी प्राप्त की, इनके अवशेषों को जो है इकट्ठा करके जो उन्होंने टोलमी ने जो अपनी पुस्तक लिखी भूगोल उसमें जो है इस पुस्तक के बारे में बताया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है क्योंकि भारत की समुद्री की यात्राओं की, ये आयात निर्यात की, बंदरगाहों की, व्यापार की सबसे सटीक और सबसे ज़्यादा जानकारी जो है वो इसी पुस्तक में मिलती है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये प्रथम से दूसरी शताब्दी के बीच लिखी गई। इसके लेखक का नाम हमें पता नहीं है और ये पुस्तक जो है हिंद महासागर और भारतीय समुद्र तट की यात्राओं का भी वर्णन करती है, भारत के बंदरगाहों का वर्णन करती है, यहाँ से जो वस्तुएं आयात होती थी, निर्यात होती, उनका वर्णन करती है। और एक इसे जो है इस पुस्तक का जो अंग्रेजी अनुवाद था ये एक स्कोफ नाम के अंग्रेज ने किया था। ठीक है, स्कोफ नाम के एक अंग्रेज ने जो है इस पुस्तक का इंग्लिश में अनुवाद किया था, तो ये भी आप याद रखना। ओके, बाकी इस पुस्तक पर जो है मैंने शॉर्ट क्लास बनाई हुई है, आप वहाँ पर भी विजिट करके उस क्लास को भी देखिए, आपको अच्छे से याद होगा। नेक्स्ट फैक्ट हमारा है क्वेश्चन कि वरियम को परिभाषित कीजिए। वरियम क्या है? नाम को देखकर हमें पता नहीं चल रहा कि क्या है, तो चलिए इसको देखते हैं कि जो चोल प्रशासन था, चोल साम्राज्य था, उसमें ग्राम सभा अथवा महासभा के अंतर्गत कई समितियां होती थी, कई कमेटियां होती थीं जिन्हें कि वरियम कहा जाता था। ग्राम सभा अथवा मतलब जो गांव की सभा होती थी उसके नीचे जो है कई छोटी छोटी कमेटियां काम करती थी, उन कमेटियों को वरियम बोला गया। मतलब वरियम नाम कहाँ से जुड़ा हुआ है? ये चोल साम्राज्य में चोल प्रशासन से जुड़ा हुआ एक शब्द है। ये जो समितियां थी ये अलग अलग विभागों का काम देखती थी, मतलब इनके डिपार्टमेंट अलग अलग थे। एक समिति को कोई डिपार्टमेंट दिया हुआ था, एक समिति को दूसरा डिपार्टमेंट दिया हुआ था। कुछ प्रमुख समितियां या वरियम क्या थी? एक तो थी टोट्टवारियम, ये उद्यान समिति मतलब बाग बगीचों को देखती थी। एक थी एरिवारियम, ये तालाब समिति, ये पानी के जो तालाब थे, सिंचाई के साधन, उनको देखती थी। एक है पोनवरियम, ये स्वर्ण समिति थी, ये सोने के काम को देखती थी। एक है पंजवारवरियम, ये निरीक्षण समिति थी, जांच पड़ताल वाली, और जो कि भूमि कर इकट्ठा करने वाली भी समिति, इसी को बोला गया है। पांचवी समिति है संवत्सरवरियम, ये वार्षिक समिति थी जो कि वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती थी। अगली है न्यायतार समिति, ये न्याय का काम करती थी ये समिति। कम ये पूछा जाता है इनके बारे में, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपको वरियम याद रखना है कि वरियम किससे जुड़ा हुआ वर्ड है? चोल प्रशासन से, और वरियम का अर्थ क्या है? समिति। ठीक है, ये कई बार एक नंबर के फैक्ट में आपसे पूछ सकते हैं। तो आज के हमारे शॉर्ट 3 क्वेश्चन थे जिनमें कि हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ क्लास देखने के बाद मुझे कमेंट कीजिए, मुझे पता चले कि आपको अच्छी लग रही है सीरीज़, या आपकी कोई और डिमांड है, आपको कुछ और किसी टॉपिक पे क्लास चाहिए तो उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना ताकि और भी बच्चे जो है इसको देख सके और कहीं ना कहीं इन छोटे छोटे फैक्ट से जो है उनकी काफ़ी मदद भी हो सकती है। ओके, थैंक यू एवरीवन।